नमस्कार। मैं बी.आर. सतपुते, सांस्कृतिक क्षेत्र आयोजक, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था 35 श्यामला भोपाल में कार्यरत हूं। आज के इस प्रशिक्षण में हम मूर्तियों के निर्माण और रख रखाव प्रबंधन के बारे में जानेंगे। अगर आप कला प्रेमी हैं तो यह पाठ्यक्रम आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो आइए जानते हैं कि आज हम क्या-क्या सीखेंगे। इस कोर्स के माध्यम से आप मूर्तिकला निर्माण की प्रक्रिया, आवश्यक सामग्री और विधियों को समझ पाएंगे। आप मूर्तियों के लिए सामग्री चयन, क्ले मॉडल और प्लास्टर कास्टिंग की तकनीक तथा रंग रोगन और फिनिशिंग की प्रक्रिया जानेंगे। साथ ही मूर्तियों के रखरखाव, सुरक्षा और प्रदर्शित करने के उपायों की जानकारी प्राप्त करेंगे। मूर्ति निर्माण की आवश्यक सामग्री। इस मॉड्यूल में हम मूर्ति कला निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री और उनकी उपयोग विधियों के बारे में जानेंगे। मूर्तियों का निर्माण एवं रख रखाव प्रबंधन। इस मॉड्यूल में हम मूर्तियों के निर्माण के विभिन्न माध्यमों और उनके निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। क्ले मॉडल तैयार करने की विधि प्रक्रिया। क्ले मॉडल बनाने की प्रक्रिया में आर्मेचर बनाना, मिट्टी लगाना, आकृति गढ़ना और फिनिशिंग के लिए समतल करना शामिल है। मूर्तियों का निर्माण। इस मॉड्यूल में हम प्लास्टर मॉडल बनाने की विधि और तकनीकों के बारे में जानेंगे। मूर्तियों का रख रखाव प्रबंधन। इस मॉड्यूल में हम प्लास्टर कास्टिंग के बाद फिनिशिंग और डिटेलिंग की प्रक्रिया को समझेंगे। मूर्तिकला का निर्माण एवं रख रखाव प्रबंधन के संदर्भ में आप जानेंगे कि मूर्तियां किस तरह से तैयार की जाती हैं, उसमें आवश्यक सामग्री क्या लगती है, विधि उसकी। रख रखाव किस तरह से होता है, रंग रोगन किस तरह से किया जाता है, इस सारी प्रक्रिया के बारे में आप आज जान पाएंगे। मूर्ति निर्माण में आवश्यक क्या क्या सामग्रियां लगती हैं, जैसे मॉडलिंग क्ले है, लीड पाइप है या अथवा प्लास्टिक कोटेड मोटा तार है। आर्मेचर की भी जरूरत होती है, इसे स्केलेटन भी बोलते हैं। नारियल जूट है, प्लास्टिक टब्स, बाल्टी, मग्स, बाउल्स इत्यादि भी सामग्री लगती है। ब्रश है, स्प्रे पंप है, ऑयल सॉल्यूशंस हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉलीथीन, रस्सी, रेफरेंस की भी जरूरत होती है। जब मॉडल निर्माण किया जाता है तो उसमें सामने रेफरेंस की भी आवश्यकता रहती है, जिसके मूर्ति बनाई जाती है, जिसकी सहायता से फोटोग्राफ्स। रेखा चित्र है या एंटिक मॉडल है, कॉटन कपड़ा है, मॉडलिंग टूल्स वगैरह, कलर्स, लोहे की रॉड्स या बांस के टुकड़े, मोबाइल और व्हील और टेबल अथवा स्टूल की भी आवश्यकता होती है। इत्यादि सामग्री इस कार्य में उपयोग में आती है। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि मूर्ति कला निर्माण में आवश्यक सामग्री जैसे मॉडलिंग क्ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस और रंग रोगन की प्रक्रिया का उपयोग किस तरह से किया जाता है। मूर्तियों का निर्माण आमतौर पर मॉडलिंग क्ले, पत्थर, लकड़ी, धातु, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, फाइबर ग्लास, पेपर मेश पल्प, टेराकोटा क्ले, सेरेमिक क्ले इत्यादि माध्यमों में मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। और पाषाण काल में भी मनुष्य अपने पाषाण उपकरणों का बहुत ही कुशल पूर्वक काट छांट कर अथवा दबाव तकनीक के द्वारा आकार देते थे। हड़प्पा कालीन मूर्ति कला, हड़प्पा सभ्यता में भी मिट्टी की मूर्तियां गढ़ी जाती थीं। कलाकार अपने विचारों या मन के भावों को देखने के लिए रेखा चित्र, यह चित्र अथवा मूर्ति के रूप में अपने विचारों अथवा भावों को व्यक्त करता है, अथवा रेफरेंस किसी अभिव्यक्ति, फोटो, रेखा चित्र या किसी एंटिक मॉडल के माध्यम से भी सामने रख करके मूर्ति का निर्माण किया जाता है। मूर्ति कला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य और कौशल और सृजनात्मकता की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसमें एकाग्रता जब तक न होगी तो मूर्ति निर्माण का जैसा होना चाहिए उस तरह का सृजन होना मुश्किल हो जाता है। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि मूर्तियों का निर्माण विभिन्न माध्यमों जैसे क्ले, पत्थर, धातु और सीमेंट से किया जाता है, जिसमें कलाकार
अपनी सृजनात्मकता और धैर्य से मूर्तियों को आकार देते हैं। जैसा कि मेरे द्वारा पूर्व में बताया गया कि कई माध्यमों में मूर्तियां बनाई जाती हैं, जैसे मेटल है, फाइबर ग्लास है, सीमेंट है, टेराकोटा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऐसे अनेक माध्यमों में मूर्ति बनाई जाती है, किंतु प्रत्येक माध्यम की प्रक्रिया, तौर तरीका अलग अलग होता है। उसकी विधि या उसकी प्रोसेस अनुसार कार्य करना होता है, जिसके लिए समय की अति आवश्यकता होती है। इतने कम समय में बता पाना उपयुक्त नहीं होगा, और इसके लिए मैं अभी केवल प्लास्टर ऑफ पेरिस का मॉडल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है। ये जैसे मूर्ति निर्माण संबंधी सामग्री है, मूर्ति हेतु मटेरियल तैयार करना है, उसके बाद में क्ले मॉडल की मूल कृति तैयार करना है, वेस्ट मोल्ड तैयार करना है, और वेस्ट मोल्ड की विधि की प्रक्रिया क्या होती है, प्लास्टर कास्ट्स की मूल कृति कैसे तैयार करना होता है, मूल कृति की फिनिशिंग रंग रोगन कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि मूर्तियों के निर्माण के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे मेटल, फाइबर ग्लास और सीमेंट, और इनकी प्रक्रिया और विधियां अलग अलग होती हैं। प्लास्टर का मॉडल तैयार करने के लिए सर्वप्रथम क्ले मॉडल तैयार करना होता है, और क्ले मॉडल तैयार करने के लिए उसकी कुछ तैयारी करनी होती है, जैसे कि स्केलेटन तैयार करना और मॉडलिंग क्ले तैयार करना और मॉडल तैयार करना है, जिसके लिए रेफरेंस की आवश्यकता होती है। तो रेफरेंस के लिए कोई व्यक्ति को सामने बिठाया जाता है, अथवा कोई एंटीक पीस हो सकता है, या फोटोग्राफ्स हो सकता है, या रेखाचित्र हो सकता है। उस आधार को सामने रख के और फिर स्केलेटन रखेंगे हम सर्वप्रथम टेबल के ऊपर, और उसके बाद में स्केलेटन के ऊपर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, किस तरह से स्केलेटन बना हुआ है, लीड पाइप अथवा प्लास्टिक कोटेड, और तार को हमने किस तरह से उसको बनाया है पोर्ट्रेट बनाने के लिए। आप स्पष्ट देख सकते हैं फोटो के माध्यम से। इस तरह से स्केलेटन के ऊपर हम मिट्टी के रोल लगाएंगे। आप देख सकते हैं फोटो में ऐसे रोल बनाएंगे और उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा। क्योंकि मिट्टी फ्लेक्सिबल होती है, तो उस मिट्टी को रोकने के लिए उस स्केलेटन के ऊपर हम मिट्टी के रोल क्रम से लगाते हुए और रेफरेंस के अनुरूप ऐसी मिट्टी लगाएंगे कि वह शेप जैसा रेफरेंस है वैसा दिखे, और उसके साथ ही चौतरफा मिट्टी लगाते हुए उसका बैलेंस का भी ध्यान रखेंगे। बैलेंस का ध्यान रखते हुए और उसको बेसिक आकार को तैयार करते दोनों हाथों की सहायता से बेसिक आकार तैयार करेंगे। इसके तदुपरांत हम टूल्स का उपयोग करेंगे। टूल्स में भी फ्लैट्स टूल होते हैं, वायर टूल होते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के टूल्स हैं। ब्रश है। 3 सामग्रियों का उपयोग करते हुए उन रेफरेंस की बारीकियों को देखते हुए अपनी मूर्तियों में भी उस तरह से बारीकियों का उभार देते हुए उसको अंतिम रूप प्रदान करेंगे। क्ले मॉडल अब अंतिम रूप तैयार होने के उपरांत अब हम वेस्ट मोल्ड तैयार करेंगे। वेस्ट मोल्ड जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा, और वह 2 पार्ट में बनाया जाएगा। 2 पार्ट में बनाने के लिए हम क्ले मॉडल के ऊपर टूल की सहायता से मार्किंग करेंगे, और इस तरह से मार्किंग करेंगे कि चेहरे का भाग 75% हो और बैक पोर्शन 25% हो। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे मॉडल के ऊपर, और मार्किंग के बाद में उस किए गए मार्किंग के ऊपर हम मिट्टी की पट्टिका लगाएंगे, अथवा पुराने एक्सरे की पट्टिका लगा सकते हैं, या फिर टीन के पतले टुकड़े छोटे छोटे 2-2, 3-3 इंच के टुकड़े करके जो लाइनिंग की गई है उसके अनुरूप हम पट्टिका लगाते जाएंगे। उसके बाद में हम फ्रंट पोर्शन में और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डेलिकेट पोर्शन में जो आँख है, कान है, नाक है, वो हल्का सा ब्रश की सहायता से पैच लगाते हुए फिर उसके बाद में प्लास्टर घोलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्लास्टर सबसे पहले पानी लेंगे टब में, और उसके बाद प्लास्टर इस तरह से घोलेंगे कि उसमें बबल न रहे। हम ये सावधानी रखेंगे कि प्लास्टर के बोरी में से प्लास्टर निकालेंगे तो गीला हाथ ना लगाए,
क्योंकि गीला हाथ लगाने से प्लास्टर सेट हो जाएगा बोरी के अंदर। ये सावधानी विशेष करके रखना है। और प्लास्टर क्रमशः पानी में धीरे धीरे ऐसे डालते हुए जब तक वह प्लास्टर ऊपर तक ना आ जाए, उतना तक हम प्लास्टर उसमें धीरे धीरे क्रम से बुरकते जाएंगे। और प्लास्टर ऊपर आने के बाद में हम समझ जाएंगे कि अब यह सफिशिएंट हमने प्लास्टर डाल दिया कि यह घोल अब बराबर बन सकता है। और इस तरह से पहला घोल जो है हम पतला बनाएंगे। ये पतला इसलिए बनाएंगे क्योंकि मूर्ति के डिटेल्स, जो बारीकियां हैं, वो आ सके। इसीलिए हम पतला लेयर प्लास्टर का मूर्ति के ऊपर इक्वल छिड़काव करेंगे। और उसके बाद में थोड़ा अंतराल के बाद में कम से कम 15 से 20 मिनट रुक करके फिर दूसरा लेयर लगाएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हम जब मोल्ड तोड़ेंगे तो आसानी से वह पतला लेयर हमें दिखेगा। पतला लेयर जब लगा दिया है उसमें, तो उसके बाद रुक करके फिर हम एक पोस्टर कलर या कोई भी अदर जो भी कलर से उसका घोल बनाकर हल्का सा थोड़ा मूर्ति के पतले लेयर, जो पीओपी का पतला लेयर जो मूर्ति के ऊपर लगाया था, उसको हल्का सा हम छिड़काव करेंगे ऐसे छींटे छींटे में। और वह करने के बाद में ब्रश की सहायता से हल्का सा जो डेलिकेट पार्ट्स है चेहरे के, जैसे आँख है, कान है, नाक है, तो वहाँ हल्का सा कलर के पैच ब्रश से लगाते हुए ये इसीलिए लगाएंगे ताकि हम जब मोल्ड तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा मोल्ड और मूर्ति शेप बची रहेगी। इसलिए ये तेल जगह जगह लगाया जाता है। पूरा लगाने से फिर वो चिपक नहीं पाएगा। तो ये प्रक्रिया करने के बाद फिर वह उसी 20 मिनट के अंतराल में वह पहला घोल था, हमने पतला घोला था। सेकंड घोल थोड़ा थिक घोल बनाते हुए फिर वो इक्वल मूर्ति के ऊपर अप्लाई करेंगे। फ्रंट वाले भाग में वो अप्लाई करने के बाद में फिर हमें सपोर्ट की यदि ज़रूरत पड़ती है तो बैम्बू के टुकड़े अथवा आयरन के रॉड से हम मोल्ड के पीछे के भाग में मोल्ड सेट होने के बाद पीछे के भाग में बाइंडिंग लगाएंगे। जैसे कि आयरन की पट्टी का जहाँ डेलिकेट पार्ट हो गया, ये टूटने की संभावना ऐसे लगती है हमको मोल्ड में, तो हम आयरन अथवा बांस के टुकड़े ऐसे लगाते हुए वो नारियल का जूट पीओपी में मिक्स करते हुए और वैसे बाइंडिंग देगा। 2-3 जगह हम बाइंडिंग लगा देंगे ताकि वो मोल्ड आसानी से टूटेगा नहीं, ये मजबूत बना रहेगा। इस तरह से ये सामने वाला भाग हमारा मोल्ड तैयार हो गया। और पूरी तरह सेटिंग होने के बाद लगभग 1 घंटे के भीतर फ्रंट वाला भाग सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद में फिर अब हम जो मिट्टी की जो पट्टिका लगाई थी और मॉडल के सेंटर में वो पट्टिका हटाते हुए फिर उसके बाद जो सेंटर से जो पट्टिका हटा दी गई है उसके सतह पर प्लास्टर की सतह दिखने लग जाएगी। प्लास्टर के जो बॉर्डर है वो दिखेंगे, उसमें हम फिनिशिंग करते हुए और उसमें थोड़ा लॉक सिस्टम तैयार करेंगे। थोड़ा राउंड में या ट्रायंगल में इस तरह का लॉक सिस्टम बनाएंगे उस पट्टिका को, उस एजेस को, और उसके बाद में उसको ऑयल का सॉल्यूशन बना करके उस पट्टिका के ऊपर हम लगा देंगे। उसके बाद में जिस तरह से हमने फ्रंट वाला भाग पीओपी से कवर किया था, उसी तरह का बैक साइड में भी हम पीओपी का घोल तैयार करते हुए बैक साइड भी पैक कर देंगे। पैक करने के बाद में उसी तरह वो लोहे की रॉड अथवा बैम्बू की रॉड, जो भी हमने फ्रंट में जैसा प्रक्रिया अपनाई थी, उसी तरह की प्रक्रिया बैक साइड में भी अपनाते हुए इस तरह से वो मोल्ड पूरा पैक हो जाएगा। और ये सेटिंग होने के उपरांत अब ये क्ले मॉडल इस मोल्ड के भीतर है, ना कि बाहर। और ये मोल्ड सेट होने के बाद में हम क्या करेंगे, जो जॉइंट लाइनिंग थी, अब इसके बाद में हम उस मोल्ड को छेनी हथौड़ी की सहायता से हटाएंगे। तो हटाने के समय 25% बैक साइड था, वो क्या होगा कि हम छेनी हथौड़ी की सहायता से 2-3-4 जगह हम थोड़ा हल्का हल्का मार देंगे छेनी और हथौड़ी से जॉइंट पे, तो वो बैक साइड से बगैर टूटे आसानी से निकल जाएगा। अब क्ले निकालने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मोल्ड के अंदर से जो मोल्ड जो बनाया था तो गीले मिट्टी का ही मूर्ति थी, उसी समय हमने मोल्ड बनाया। तो अब क्या करेंगे, बैक साइड निकालने के बाद में, और उसमें टूल की सहायता से, वायर टूल है, फ्लैट टूल है, तो इससे टूल की आवश्यकता अनुसार टूल उपयोग करते हुए टूल की सहायता से हम उसको धीरे धीरे टूल से गीली मिट्टी निकालेंगे। उसमें से गीली मिट्टी निकालते हुए हम क्या करेंगे कि ऐसा करते करते वो पूरा हॉलो हो जाएगा। जब डेलिकेट पार्ट आएगा तो मिट्टी को लेकर के उसको प्रेस करते हुए, जैसे आँख, नाक, कान है मोल्ड में,
तो उस जगह पर धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो क्ले निकालते हुए, फिर हल्की सी परत जब रहेगी तो वो मिट्टी की सहायता से मिट्टी को मिट्टी से चिपकाते हुए इस तरह से हम उसको निकाल देंगे मोल्ड के अंदर से। तो ये इसी तरह से ये पूरा मोल्ड जो है हॉलो हो जाएगा, मिट्टी बाहर निकल आएगी। तो इसमें हुआ क्या कि फर्स्ट टाइम तो क्ले मॉडल टूट गया, फिर सेकेंड टाइम क्या होगा कि मोल्ड की जब पीओपी की जब कास्ट करेंगे तो मोल्ड को टूटना होगा। इस तरह से ये प्रक्रिया रहती है। तो ये अभी क्या हुआ कि मोल्ड पीओपी के 2 भागों में विभाजित हो गया, यह वेस्ट मोल्ड तैयार है। अब अपने पास वेस्ट मोल्ड तैयार हो गया। 2 भागों में अब सर्वप्रथम क्या करेंगे कि इस मोल्ड को क्लीनिंग करेंगे पानी की सहायता से। ब्रश या इसमें पानी डाल करके भी इस तरह से घुमाया जा सकता है ताकि जो अभी क्ले के कण पूरी तरह साफ हो जाएंगे। और उसके बाद में आप इस 2 पीस, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑयल का सॉल्यूशन तैयार करके ब्रश की सहायता से मोल्ड के इनर साइड में पूरा अप्लाई करेंगे। यह ऑयल इसीलिए लगाते हैं ताकि आप प्लास्टर मोल्ड से प्लास्टर कास्ट करेंगे तो वो चिपकेगा नहीं, इसीलिए ऑयल का बेस पूरी तरह अप्लाई कर देंगे दोनों मोल्ड के पीसेस को। जॉइंट लाइनिंग होगी, उस लाइनिंग पर भी आप ऑयल लगाएंगे ताकि प्लास्टर इधर उधर जॉइंट में उड़ेगा तो परफेक्ट जॉइंट नहीं बैठ पाएगा, इसीलिए आप ऑयल किनारे पर भी लगाएंगे। और भी ज़्यादा सावधानी चाहिए तो किनारे पर आप कलर भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप मोल्ड में देखेंगे, उस मोल्ड के एजेस में आप कलर का लेयर लगाएंगे ताकि आप जब भी कास्टिंग करेंगे तो वो जब भी थोड़ा प्लास्टर किनारे पे उड़ेगा तो वो आसानी से आप निकाल सकते हैं और अच्छे से कास्ट किया जा सकता है। तो अब ऑयल लगाने के बाद में क्या करेंगे कि उसी जिस तरह से कास्टिंग किया था उसी तरह आप पतला प्लास्टर का घोल तैयार करेंगे। पतला और ज़्यादा घोल नहीं करेंगे, थोड़ा घोल तैयार करेंगे जिससे कि पतला लेयर पूरे मोल्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो उस घोल को इस तरह से अप्लाई करेंगे कि सारे डिटेल्स मूर्ति के आ सके। तो उसको प्लास्टर का छिड़काव करते हुए उसको थोड़ा मोल्ड को इधर उधर थोड़ा सा चौतरफा हिलाते भी रहेंगे ताकि वो चारों तरफ इक्वल प्लास्टर बैठने के उपरांत उसके बाद में आप नारियल का जूट, और नारियल का जूट तो बाद में मिलाएंगे, उसके बाद में थोड़ा थिक प्लास्टर तैयार करेंगे। प्लास्टर का थिक लेयर को जो है इक्वल दोनों पीसेस में लगाते हुए और उसके बाद में थोड़ा रुकते हुए फिर नारियल का जूट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिलान करते हुए चौतरफा अंदर की साइड में पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का और नारियल का जूट का अप्लाई करते हुए। ये नारियल का जूट इसीलिए इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसमें मजबूती होगी और आसानी से पीओपी का मॉडल टूटेगा नहीं, तो इसलिए ये नारियल का जूट लगाया जाता है। इस तरह से ये दोनों पीस जो है कास्ट हो चुके हैं। अब उसको और 2 कास्टिंग के बाद में उस प्लास्टर की मोल्ड की प्लास्टर की एज जो है उसको थोड़ा फिनिशिंग का, प्लास्टर के छिट्टे उड़े हो जो भी, तो उसको क्लीन करते हुए फिर दोनों पीस को एक साथ जोड़ेंगे। हमने जिस तरह से लॉक सिस्टम बनाया था तो लॉक में वह दोनों पीस फिक्स हो जाएंगे। फिक्स होने के बाद में आप मोल्ड को जगह जगह पीओपी का और नारियल का जूट मिश्रण करते हुए उसे जो जगह जगह जॉइंट में अब बाइंडिंग कर देंगे मोल्ड को। उसके बाद में जो है मोल्ड को आप उल्टा करके और पतला गोल तैयार करके फिर चौतरफा घुमाएंगे तो वह जॉइंट में प्लास्टर बैठ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि आप नारियल का जूट में पीओपी का घोल तैयार करके और फिर जॉइंट में नारियल और पीओपी का बाइंडिंग कर देंगे जिससे कि वह जॉइंट फिक्स हो जाएगा। जॉइंट फिक्स होने के बाद में फिर हम 1 आध घंटा रुक करके ताकि वह पूरी तरह कास्ट किया गया मॉडल सेट हो जाए। सेटिंग होने के बाद में 1 से लगभग 1.5 घंटा भी आप रुक सकते हैं। तो 1.5 घंटे के बाद में आप जो है फिर मॉडल को सीधा करके और फिर छेनी हथौड़ी की सहायता से धीरे धीरे आप तोड़ेंगे। मोल्ड को धीरे धीरे तोड़ने के लिए वो जब तोड़ते जाएंगे तो मोटा लेयर जो आपने बनाया था वो टूट टूट करके टुकड़ों में गिर जाएगा और वो जो डेलिकेट जो पतला लेयर जो लगाया था और कलर के जो छींटे डाले थे आप मोल्ड के ऊपर, तो वो लेयर आपको दिखने लग जाएगा। वो पतला लेयर नहीं टूटेगा। जब हथौड़े से तोड़ेंगे तो वो मोटा लेयर ऊपर का सारा टूट टूट कर नीचे गिर जाएगा और बेसिक शेप दिखने लगेगी कि हाँ अब वो मॉडल की इमेज अब दिख रही है और डेलिकेट मोल्ड का पार्ट अब भी दिख रहा है।
फिर उसके बाद में उसको धीरे धीरे टूल की सहायता से वो पतला लेयर भी निकाल देंगे। इसी तरह बैक साइड का भी इसी तरह से पार्ट को निकाल लेंगे और इस तरह से ये कास्ट किया गया मॉडल तैयार हो जाएगा। और प्लास्टर का कास्ट मॉडल तैयार होने के बाद में उसके फिनिशिंग में बबल तो नहीं है या कुछ और दिक्कतें तो नहीं आई मॉडल में, या टूल से जर्क तो नहीं लगा है। इस तरह की बारीकी को सब देखते हुए और उसको फिनिशिंग करेंगे। पीओपी के मॉडल को फिनिशिंग करने के बाद फिर उसे सूखने के लिए रखेंगे। अब ये मूर्ति पूरी तरह सूखने के बाद में हम जो है उसके रंग रोगन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम हम मॉडल को प्राइमर कोट करेंगे, जिसमें हम प्लास्टिक इमल्शन का भी कोर्स कर सकते हैं। तो व्हाइट कलर है प्लास्टिक इमल्शन का, पूरी तरह इक्वल है। चौतरफा मॉडल को हम ब्रश की सहायता से 1-2 कोट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में जो भी हम इफेक्ट देना चाहें मूर्ति के ऊपर, तो वह मूर्ति में दिया जा सकता है। जैसे कि आप विभिन्न मूर्तियों के फोटो देख सकते हैं, उसमें तरह तरह के इफेक्ट दिए गए हैं। जैसे नेचुरल कलर भी किया गया है, या एक कलर भी किया हुआ है, या उसमें और भी विभिन्न तरह के इफेक्ट दिए जा सकते हैं। जैसे कि स्टोन इफेक्ट देना हो तो स्टोन दे सकते हैं, जैसे कि पत्थर का, पीओपी का मॉडल, या फाइबर का, या अदर मीडिया में किया गया मॉडल ऐसा लगेगा कि वो स्टोन में बना हुआ है, और ऐसा इफेक्ट दिया जा सकता है रंगों के माध्यम से। तो यह स्टोन इफेक्ट हो गया है। टेराकोटा का इफेक्ट दे सकते हैं, मार्बल इफेक्ट दे सकते हैं कि ऐसा लगेगा कि यह मार्बल की मूर्ति है। चूंकि वह पीओपी के होने के बाद भी ऐसा महसूस होगा कि यह देख करके कि मार्बल की बनी हुई है या मेटल की बनी हुई है। इस तरह के कई तरह के इफेक्ट दे सकते हैं, या मेटल के ऊपर बगैर कलर किए पेटिना किया जा सकता है केमिकल की सहायता से। जैसे रंगों के माध्यम से जिस मटेरियल में न बनी हो वो, तब भी वो ऐसा उस मूल मटेरियल का इफेक्ट आभास निर्माण करता है, और यकीन नहीं होता कि यह मेटल की है या पीओपी किए हैं। इस तरह के इफेक्ट कई तरह दिए जा सकते हैं, जिसमें और एक कलर दिया जाए। मॉडल में एक कलर दिया गया हो तो ज्यादा उत्तम होगा, ताकि और उसमें भड़काऊ कलर ना हो। मूर्ति में यह भी ध्यान रखा जाता है कि भड़काऊ कलर नहीं हो या एकदम डार्क कलर नहीं हो, और ताकि मूर्ति में लाइट शेड दिखे और ना कलर रिफ्लेक्ट हो। तो इसलिए यह विशेष ध्यान दिया जाता है। तो जनरली मूर्तियों में मिडिल टोन दिया जाता है, ताकि वह ना ज्यादा रिफ्लेक्ट करे ना ही ज्यादा डार्क होगा, तो वो लाइट डिटेल्स नहीं दिखेंगे। तो हम इस तरह से कई तरह के इफेक्ट हम मूर्ति के माध्यम से, कलर के माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी मूर्तियों में आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, और नेचुरल कलर भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप फोटो में देख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक कलर हो तो ज्यादा उपयुक्त होता है मॉडल के लिए। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती है, तो उसमें विशेष तौर पर मजबूती का ध्यान रखना चाहिए। आपने कई बार आजकल सुना होगा कि मूर्तियां किस तरह से ढह जाती है, मेटल की भी। तो उसके लिए उसमें अंदर में जो सपोर्ट मजबूत होना चाहिए, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल सके, उसका भी विशेष ध्यान देना ये बड़ी मूर्तियों के लिए है, और छोटी मूर्तियों के लिए भी। जिस तरह से आवश्यक सपोर्ट की जरूरत हो, वो कास्टिंग के समय करना चाहिए। और यह और उसके साथ ही बैकग्राउंड का भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से बैकग्राउंड में हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इस तरह से यह रंग रोगन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हम समझ चुके हैं कि मूर्ति बनाने के लिए पहले मॉडल तैयार किया जाता है, फिर उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से मोल्ड में बदला जाता है, और अंत में मोल्ड से मूर्ति को धीरे धीरे निकालकर उसे फिनिश किया जाता है। मूर्तियां तो अब तैयार हो गई हैं, लेकिन उसमें रखरखाव और प्रबंधन भी काफी महत्वपूर्ण पहलू है। मूर्तियां कई प्रकार के मटेरियल से निर्मित होती हैं, जिसे आग, पानी, धूप, नमी, पर्यावरण से भी बचाया जाना अति आवश्यक होता है। एवं समय समय पर मुलायम कपड़े अथवा सॉफ्ट ब्रश से डर्ट एंड डस्ट मूर्ति के ऊपर से क्लीनिंग करनी होती है। एवं समय समय पर आवश्यकता अनुसार कलर भी किया जा सकता है, क्योंकि कई बार कलर्स फेड भी हो जाते हैं।
क्लाइमेट के हिसाब से तो उसे रंग रोगन भी किया जा सकता है, और उसमें कभी टूट फूट हो या किसी तरह का डिफेक्ट आने के उपरांत उसका रेस्टोरेशन कार्य भी किया जा सकता है। रासायनिक उपचार भी करना होता है, जैसे दीमक है, गोंड है, या किसी तरह की लकड़ी का मॉडल है, या किसी अदर मेटल में है, तो क्लाइमेट से खराब होने की स्थिति में उसका तरह तरह का उपचार भी किया जाना आवश्यक होता है। प्रिजर्वेटिव का कोटिंग भी मूर्ति में अप्लाई किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। और यदि संग्रहालय अथवा पब्लिक प्लेस में प्रदर्शित मूर्तियां हैं तो उसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और संग्रहालय में मूर्ति ओपन हो तो उसमें रेलिंग की भी व्यवस्था की जाना चाहिए, और पर्यावरण से बचाव संबंधी कारगर उपाय करना चाहिए। यदि मूर्ति एक स्थान से अन्य स्थान भेजी जानी हो तो उत्तम दर्जे की पैकिंग मटेरियल से पैकिंग करना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार कला की दृष्टि से मूर्ति निर्माण से लेकर रख रखाव प्रबंधन तक संपूर्ण समग्र विचार कर सावधानी पूर्वक कार्य करने की अति आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि यह मूर्ति निर्माण संबंधी जानकारी आपके लिए मददगार हो सकती है। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि मूर्तियों का रखरखाव और प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें क्लीनिंग, रंग रोगन, रासायनिक उपचार और सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं। आशा है मूर्तियों का निर्माण एवं रखरखाव प्रबंधन के संदर्भ में मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयुक्त सिद्ध होगी। इस संदर्भ में हमारे द्वारा एक प्रश्नावली भी तैयार की गई है, और प्रश्नों के उचित उत्तर देने पर एक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। हमने इस कोर्स से सीखा कि मूर्ति कला निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री और उनके उपयोग की प्रक्रियाओं को समझा, मूर्तियों के निर्माण के विभिन्न माध्यमों और विधियों को जाना, हमने प्लास्टर मॉडल बनाने की प्रक्रिया और तकनीकों को सीखा, हमने प्लास्टर कास्टिंग और मूर्तियों की फिनिशिंग की प्रक्रिया को समझा, हमने मूर्तियों के रखरखाव, रंग रोगन और सुरक्षा के उपायों के बारे में जाना। इस कोर्स ने मूर्तिकला निर्माण से लेकर उसकी देखभाल तक की समग्र प्रक्रिया को समझने में मदद की।